नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश सरकार के 7 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में किसानों को 2-2 रुपए के चेक मुआवजे में मिलते थे। पहले मनोहर जी की सरकार से ओले पड़ते थे तो किसान के खेत पर फसल पर पड़ते थे, बारिश होती थी तो किसान की फसल पर होती थी, प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसान की फसल पर आती थी। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने वो सारे जोखिम, वो सारे ओले, सारे बारिश, सारी प्राकृतिक आपदा वो हरियाणा सरकार के खजाने पर ले ली कि अगर ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, बारिश पड़ेगी तो सरकार के खजाने पर पड़ेगी, कोई आपदा आएगी तो सरकार के खजाने पर आएगी। किसान को किसी भी तरह से हम इस आपदा का शिकार नहीं होने देंगे। और उसके लिए जो परिवर्तन आपने देखा, गेहूं की फसल खराब हुई तो 1100 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खातों में पहुंचाए गए। और वो पैसा पहले हमने देखा, मैं विधानसभा में ही होता था उस समय भी, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 2-2 रुपए के चेक किसानों को मिलते थे। तो मनोहर जी की सरकार ने तय किया कि 2 रुपए नहीं, कम से कम 500 रुपए से कम कोई चेक किसान को नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी भी उसकी छोटी से छोटी टुकड़ा भी उसकी जमीन का हो। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 7 साल के दौरान अभूतपूर्व काम किए। हरियाणा में पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिलती थी, अब गरीब के बच्चों को भी महत्वपूर्ण पद उनकी योग्यता के आधार पर मिल रहे हैं। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूर्व की सरकार जो किसानों के हितैषी बताती है, उन्होंने किसानों को 18 करोड़ और 53 करोड़ के मुआवजे दिए हैं, जबकि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों को 400 करोड़ का मुआवजा दिया। पूर्व की सरकारों ने किसानों की उपजाऊ जमीन हाईवे और सेक्टरों के नाम से हड़प कर महंगे दामों में बेच दी, तो वहीं सरकारों ने प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निभाई। जबकि वर्तमान की बीजेपी सरकार ने किसानों के बिना मंजूरी की कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं की। जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसका 2 गुना मुआवजा दिया गया है। तो वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार मौजूदा समय में 11 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो वहीं फरीदाबाद में खेल मंत्री संदीप सिंह प्रदेश सरकार की उपलब्धि के 7 साल 7 कमाल की जानकारी लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की उपलब्धि ने कई राज्यों को पछाड़ा। सरकार ने बहुत सारे काम किए, उनमें से 7 कमाल सभी का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए से कर दिया गया। कि 2000 और आप देख सकते हैं कि 7 साल में जो हमारा चल रहा है स्लोगन 7 साल 7 कमाल, 7 कमाल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप अगर ये कहेंगे कि आप इन 7 सालों में 60 कमाल या 6। एलानाबाद उपचुनावों को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव प्रचार करेंगे और गोविंद कांडा के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। सुभाष बराला ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर निशाना भी साधा कि जो 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा विजय प्राप्त करेगा। और जहां तक प्रचारकों की बात है, भविष्य में अभी तक हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी के सीनियर नेता, चाहे
हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह जी हों, हमारे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सब लोग इसमें लगे हैं। जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग एक बड़ी जनसभा सोच रहे हैं करने की। उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांडा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। तो जरूरत महसूस यहाँ की जनता को होती थी, यानी कि गली के निर्माण से लेकर के पानी बिजली की इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, उसका काम स्थानीय जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका होता है। और ये काम अभय सिंह चौटाला ने नहीं किया। और अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और किसानों के नाम पर इस्तीफा देकर के कैसे अपनी मृत पड़ी पार्टी को दोबारा से उसको जीवन दान मिले, इस बात का केवल ये नाटक कर रहे हैं। उन्होंने केवल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बात की। ऐलनाबाद की जनता की डेवलपमेंट के जो इशू हो सकते थे उन्होंने कभी उठा करके उनका समाधान करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। अंबाला के वार्ड 14 में मेयर शक्ति रानी शर्मा के दौरे का असर देखने को मिला। वार्ड में सफाई का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल एक दिन पहले अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारियों के साथ वार्ड 14 का दौरा किया था, जहां पर गंदगी ही गंदगी नजर आई थी, जिसके बाद मेयर ने तमाम अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए थे। तो वहीं मेयर ने आज भी औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को लापरवाही न बरतने को कहा। तो धान के सीजन में जिले की अनाज मंडियों में चल रही धान की खरीद का निरीक्षण करने एसीएस देवेंद्र सिंह करनाल मंडी पहुंचे। अनाज मंडी के गेट पर देवेंद्र सिंह ने जिला उपायुक्त निशांत यादव, मंडी सचिव चंद्र प्रकाश सहित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों से आवक और लिफ्टिंग के आंकड़ों के बारे में पूछा। एसीएस ने मंडी में आई धान की ढेरी की नमी की मात्रा को चेक करवाया और डीसी निशांत यादव से सरकारी धान खरीद रहे राइस मिलों के बारे में जानकारी ली। देवेंद्र सिंह ने कहा कि करनाल मंडी में 8,32,000 टन आवक हुई है। करनाल में पीआर धान की पैदावार करीब 11 लाख टन की अनुमानित है। उसमें से करीब 85% मंडी पहुंच चुकी है। किसानों की करीब 94% धान खरीदी जा चुकी है। लगातार महेंद्रगढ़ जिले में डीएपी खाद की कमी नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने हंगामा किया। नांगल चौधरी मंडी में किसान सुबह खाद लेने पहुंचे, लेकिन खाद न मिलने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतली नारनौल रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस की डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंची तो गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। हमले में कई पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर है। खबर रेवाड़ी से है। यहां पर खाद वितरण को लेकर डीसी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। डीसी ने कालाबाजारी रोकने के लिए अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने 2 नंबर जारी किए, जिनमें से 24 घंटे कृषि विभाग के नंबर एक्टिव रहेंगे। खाद वितरण पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। खाद वितरण में गड़बड़ी मिलने पर सूचना भी दी जाएगी। जिले के 42 निजी विक्रेताओं को 500 MT खेप मिली। वहीं हर खंड के 10 केंद्रों के लिए सप्लाई जारी की गई। रेवाड़ी ज़िले में खाद का वितरण पूरी निगरानी में है। किसानों की मांग के अनुरूप खाद सुचारू रूप से मिले, इसके लिए आज भी रेवाड़ी ज़िले में 500 MT खाद DAP 42 निजी विक्रेताओं को भेजा गया है। हर ब्लॉक के कम से कम 10 सेंटर्स में आज DAP उपलब्ध है। यह केंद्र ज़िले के सभी मंडियों और ग्रामीण क्षेत्रों में है। हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर मांग के अनुरूप खाद की सप्लाई की जा रही है। किसान साथियों से निवेदन है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी या किसी अन्य प्रकार की शिकायत मिलती है तो तुरंत जिला प्रशासन को या कृषि विभाग के कंट्रोल रूम को सूचित करें। उनके नंबर हैं 94
1613086 और 94। चरखी दादरी में सरकार और प्रशासन की तरफ से डीएपी खाद की किल्लत को दूर करने के दावे किए जा रहे हैं, फिर भी चरखी दादरी में महिलाओं बच्चों के साथ किसानों की भीड़ अलग ही चीज को बयां कर रही है। सुबह से लाइनों में लगने के बाद भी डीएपी खाद नहीं मिलने से खफा किसानों ने जहां नई अनाज मंडी में खासा बवाल किया, पुरानी मंडी में किसानों ने गेट बंद करते हुए रेलवे रोड को जाम कर दिया। जाम के दौरान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने दोपहर बाद खाद पहुंचाने की आशंका भी जताई है। फतेहाबाद में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों में 125 से ज्यादा मरीज जिले में सामने आए और रोजाना 40 के ऊपर केस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वहीं डेंगू को लेकर प्रशासन की बात करें तो कागजों में प्रशासन डेंगू की रोकथाम के प्रति बड़ा संजीदा नजर आ रहा है, जबकि धरातल पर देखा जाए तो अभी तक शहर में फॉगिंग भी शुरू नहीं करवाई गई है। नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मशीन ही नहीं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सरकारी अस्पताल डेंगू से लड़ेगा। यहाँ इलाज न होने के चलते लोगों को सरकारी की बजाय निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है और वहाँ इलाज के नाम पर मरीजों की अच्छी खासी जेब काटी जा रही है। खबर भिवानी से। यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों को सर्टिफिकेट देना होगा। उनके विभाग के सभी कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवा ली है। जो विभाग के अध्यक्ष लिखकर नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। भिवानी में 10 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2,58,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन को लेकर भिवानी के लोगों में पूरा उत्साह है। यमुनानगर में रोटरी क्लब और मुकुंद लाल स्कूट की तरफ से रक्तदान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं व अन्य लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान मेले का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने किया। उन्होंने कहा कि यह मानवता की सेवा है। सीएमओ ने कहा कि साइंस ने हालांकि बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन रक्त का विकल्प तैयार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का दिया हुआ रक्त 4 लोगों की जान बचाता है। ये भी सही है कि रक्त को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए संस्थाएं समय समय पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम करती हैं। 26वां जो है एनुअल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले 26 साल से वो मानवता की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। साइंस ने आज कितनी भी तरक्की कर ली, लेकिन रक्त का जो विकल्प है वो हम तैयार नहीं कर पाए हैं। यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास कंपोनेंट सेपरेशन मशीन लगी हुई है, तो एक व्यक्ति का जो ब्लड है वो 4 लोगों की जान बचाता है, जिसमें हम प्लेटलेट अलग व्यक्ति को देते हैं, आरबीसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, प्लाज्मा किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति का दिया हुआ रक्त 4 लोगों के काम आता है। और ये भी हम सबको मालूम है कि रक्त को बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें इस तरीके के शैक्षिक संस्थान या स्वयंसेवी संस्थाएं एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट विकास सैनी के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीएम कैप्टन शक्ति की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के साथ जिला सचिवालय में शुक्रवार को ये किया गया। जिला सचिवालय नूह में मॉक ड्रिल की शुरुआत 11 बजे हुई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत अचानक जिला सचिवालय की आपातकालीन घंटी बजी और अधिकारियों और कर्मचारियों को भूकंप आने की जानकारी दी गई। एनडीआरएफ के 47 बचाव कर्मी वहां मौजूद थे। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ की टीमों ने भाग लिया है। जिला पुलिस से भी जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने भाग लिया, फायर सर्विसेज ने, हेल्थ सर्विसेज ने और रेड क्रॉस ने। ड्रिल बेसिकली ये की गई थी कि अगर इस स्थान पर 7.5 स्केल का रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन्होंने ये भी सिमुलेट किया कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। एंड रिस्पॉन्स फायर टीम का बहुत अच्छा था, एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इसके अलावा
अगर सीढ़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो बिल्डिंग से रस्सियों के सारे स्ट्रेचर को कैसे उतारना है ये उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है। उसके बाद बिल्डिंग कलेप्स होने पर एनिमल डॉग्स का और जो हैं उनकी मदद से कैजुअलिटीज़ को ढूंढना, वो इवैक्यूएट करना, बिल्डिंग के अंदर ड्रिल करके कैमरा अंदर डाल करके 360 डिग्री कैमरे को रोटेट करके। खबर पलवल से सामने आ रही है। यहाँ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर NH19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को रौंद डाला। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया। बताया गया कि तीनों मृतक फरीदाबाद स्थित पतंजलि गोदाम में काम करते थे और अपनी ड्यूटी से वो घर जा रहे थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले शव को कर दिया है। कल शाम को पलवल साइड से जा रहे थे तीनों लड़के, 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पे थे और शुगर मिल के पास ट्रैक्टर के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया है। 2 बार पहुँच चुके हैं जिनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कितनी उम्र बताई गई है तीनों बच्चों की? तीनों बच्चों की 20 और 25 के बीच में। क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? ये एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर दिया। किस यानी कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये शुगर मिल के सामने। तो किससे एक्सीडेंट हुआ इनका? ये ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। तो किसी आरोपी की कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। ड्राइवर ट्रैक्टर का वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? ये 229 4 IPC। ठीक है। डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम करा के दे दी? पोस्टमार्टम कराकर वारसों के हवाले की जाएगी। जी। पानीपत में जाटल रोड पर स्थित यूनाइटेड एक्सपोर्ट हाउस में आग लग गई, जिसके बाद पीपल वाली गली और सैनीपुरा कॉलोनी से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर दमकल की करीब 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। NFL से सभी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। आग की सूचना पर पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। जाटल रोड स्थित कारपेट फैक्ट्री यूनाइटेड एक्सपोर्ट हाउस है। करीब 3 बजे चौकीदार ने आग की लपटें देखी। मालिक को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल को सूचना दी गई। देख ही रहे हैं, काम चल रहा है, फायर टेंडर मंगवा रखे हैं, लगातार आ रहे हैं। कोशिश करें जल्दी जल्दी आग बुझे। और IOCL से भी गाड़ी मंगवाई है। देखते हैं जो टेक्निकल लोग हैं वो देखेंगे विजिबिलिटी उसकी। कितनी गाड़ियाँ मंगवाई गई? अभी IOCL से एक बड़ी गाड़ी मंगवाई है। कहाँ से मंगवाई है गाड़ी? देखिए ये 12 गाड़ियाँ अभी लगी हुई हैं। ये आकर के हम यहाँ पर आए हैं अपने दल बल के साथ में, और जो आसपास के जो घर थे जिसमें लोग रह रहे थे उनको सभी को बाहर निकाल दिया गया है और आग बुझाने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस तरह के इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए ये है कि वहाँ बैरिकेडिंग करी गई है कि यहाँ कोई हैवी व्हीकल ना आए और जो फायर ब्रिगेड के रस्तों को खुला रखा जाए, जिससे फायर ब्रिगेड टाइम पर और अच्छे तरीके से आग बुझा सके। आस पड़ोस के घर हैं सब, उनको कुछ कहा गया है? उनको यही कहा गया है कि अपने घर से बाहर आओ और सेफ जगह पर पहुँचाओ सभी घरों को। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।